बीते कुछ समय से हमें महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार राजनीतिक घमासान देखने को मिल रही है। हाल ही में चुनाव आयोग ने अपने हालिया निर्णय में एकनाथ शिंदे का जो दल था उस दल को असली शिवसेना का नाम दिया है और इसी पूरे विषय के बाद, इसी पूरे निर्णय के बाद महाराष्ट्र में राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के प्रमुख थे पहले, यानी उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की है, जिसके बाद ये पूरा विषय एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे, इसके बैकग्राउंड पर बात करेंगे। बैकग्राउंड को जानने के बाद हम इस हालिया निर्णय पर बात करेंगे कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने क्या डिसीजन दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग के निर्णय की आलोचना क्यों की जा रही है और चुनाव आयोग का जो पूरा डिसीजन है वो डिसीजन कितना ज्यादा सही है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय राज व्यवस्था और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हालिया मामले की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है जून 2022 में, जब हमें शिवसेना में एक स्प्लिट देखने को मिलता है, एक विभाजन देखने को मिलता है। यानी शिवसेना के जो तमाम सांसद और विधायक थे उनमें विभाजन होता है। एक जो समूह था वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा था और दूसरे समूह का नेतृत्व कर रहे थे एकनाथ शिंदे। अब जैसे ही ये विभाजन होता है, इस पूरे विभाजन की वजह से, स्प्लिट की वजह से, उस समय महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन था जिसका नाम था महाविकास आघाड़ी गठबंधन, इस गठबंधन की जो सरकार थी वो सरकार भी गिर जाती है। इस गठबंधन में शिवसेना के अलावा कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। इसके अलावा एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे गठबंधन में मौजूद थी। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला जो दल था वो जैसे ही विभाजन की ओर आगे बढ़ता है, बगावत की ओर आगे बढ़ता है, उसकी वजह से ये पूरी सरकार गिर जाती है। और यहां से सवाल खड़ा होता है कि असली शिवसेना कौन सी है, जो असली पार्टी है वो कौन सी पार्टी है। इसको लेकर ये सवाल दोनों दलों के बीच, एक दल था उद्धव ठाकरे का दल और दूसरा दल था एकनाथ शिंदे का दल, इन दोनों दलों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, युद्ध शुरू होता है कि असली जो दल है, जो असली पार्टी है वो कौन सी है। इसके बाद ये जो पूरा विषय था वो पूरा विषय चुनाव आयोग के सामने जाता है। चुनाव आयोग के सामने ये सवाल आता है कि कौन सा दल शिवसेना के नाम का उपयोग करेगा और शिवसेना के चिन्ह का, उसके साइन का उपयोग करेगा। और इसी के बाद अक्टूबर 2022 में जो चुनाव आयोग था, चुनाव आयोग शिवसेना के नाम को और शिवसेना के साइन को, सिंबल को फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने का ये मतलब था कि अब कोई भी दल इसका उपयोग नहीं कर सकेगा। और इस पूरे विषय के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद अंततः 2023 में चुनाव आयोग द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि ये जो असली पार्टी है, असली पार्टी कौन सी है। डिसीजन क्या था, डिसीजन पर बात करें तो चुनाव आयोग ने अपने हालिया निर्णय में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला जो समूह है उस समूह को असली शिवसेना माना है और उस समूह को शिवसेना के सिंबल का उपयोग करने का अधिकार दे दिया गया है। और जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला समूह था उस समूह को दूसरा नाम दिया गया है और उस समूह को दूसरा साइन भी दिया जाएगा और दिया भी जा चुका है। इसके अलावा इस पूरे विषय में चुनाव आयोग द्वारा जो तर्क दिया गया है, जिस विधि का उपयोग किया गया है, उस विधि को हम बहुमत परीक्षण मेथड के नाम से जानते हैं, यानी मेजॉरिटी टेस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इस पूरे मेथड के तहत चुनाव आयोग ये तय करता है, विभाजन के समय ये डिसाइड करने के लिए इस विधि का उपयोग करता है कि किस गुट के पास सबसे ज्यादा सांसद और सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या मौजूद है। तो इसी परीक्षण का उपयोग किया गया और इसी परीक्षण के माध्यम से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को असली शिवसेना माना गया है। अब इस परीक्षण में क्या निकल के आया है, क्या निष्कर्ष आया है, उसकी बात करें तो सबसे पहले विधायकों की संख्या को देखते हैं। तो साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के जब परिणाम सामने आए तो इन परिणामों में शिवसेना को तकरीबन 55 सीटें प्राप्त हुई थी
और इन 55 सीटों में से तकरीबन जो 40 विधायक है वो 40 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़े हैं, जबकि जो मात्र 15 विधायक हैं, मात्र 15 विधायक उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर इस परीक्षण के माध्यम से हम तय कर सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को ज्यादा समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा सांसदों की संख्या के मामले में देखें तो वर्तमान समय में संसद में यानी लोकसभा में तकरीबन 19 एमपी हैं। 19 एमपी ऐसे हैं जो शिवसेना से आते हैं और इन 19 एमपीज में से तकरीबन 13 एमपी एकनाथ शिंदे के समर्थन में है, जबकि 6 जो एमपी हैं वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में है। तो अगर हम मेजॉरिटी टेस्ट को देखेंगे तो मेजॉरिटी टेस्ट के माध्यम से एकनाथ शिंदे की जीत होती है और एकनाथ शिंदे का जो समूह है उसको हम असली शिवसेना मान सकते हैं। और इसी आधार पर, इसी परीक्षण का उपयोग करते हुए चुनाव आयोग द्वारा ये पूरा निर्णय लिया गया है। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है, सबसे विशेष बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग ने इस मेथड का उपयोग किया है। चुनाव आयोग इससे पहले भी इस मेथड का उपयोग कर चुका है और चुनाव आयोग ने अपने हालिया निर्णय में सादिक अली केस का भी उदाहरण दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है और मेजॉरिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ है। ये जो पूरा केस है, पूरा केस 1969 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था, उस विभाजन से जुड़ा हुआ है। देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो इस पूरे विभाजन के तहत जो कांग्रेस पार्टी थी 1969 में, वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ सिंडिकेट था, सिंडिकेट को कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। और सिंडिकेट ओ में मुख्य तौर पर उस समय कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो मौजूद थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के समर्थन वाले लोग मौजूद थे, जिन्हें कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता था। दोनों के बीच विभाजन हुआ, दोनों का जो मामला था वो चुनाव आयोग के पास पहुंचा और चुनाव आयोग ने उस समय बहुमत परीक्षण विधि का उपयोग किया था और इस परीक्षण विधि का उपयोग करते हुए कांग्रेस आर को, यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को असली कांग्रेस करार दिया था। यानी वर्तमान समय में हमारे सामने जो कांग्रेस मौजूद है वो कांग्रेस आर है, जबकि कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस सिंडिकेट का जो अस्तित्व है वो लगभग समाप्त हो गया है। इसके अलावा ये जो पूरा मामला था, इसके बाद इस चुनाव आयोग के डिसीजन के बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में इस पूरे मामले की पुष्टि की थी। जो चुनाव आयोग ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन की अपने मामले में पुष्टि कर दी थी और इसी पूरे मामले को हम सादिक अली केस के नाम से जानते हैं। और चुनाव आयोग ने जो अपना हालिया डिसीजन दिया है, जो हालिया निर्णय दिया है, वो निर्णय मुख्य तौर पर इसी सादिक अली केस पर आधारित है। तो ये तो डिसीजन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे निर्णय की आलोचना क्यों की जा रही है, इसकी इतनी क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। क्रिटिसिज्म को समझने की कोशिश करें तो कई जो जानकार हैं वो जानकार चुनाव आयोग पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। उन जानकारों का कहना है, कानून विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान समय में चुनाव आयोग के सामने इस पूरी स्थिति में 3 तरह के परीक्षण मौजूद हैं, 3 तरह की मेथड यानी 3 तरह की विधियां मौजूद हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने केवल एक ही विधि का उपयोग क्यों किया, 2 जो अन्य मेथड हैं उन मेथड्स का उपयोग क्यों नहीं किया गया, और इसी आधार पर चुनाव आयोग की आलोचना की जा रही है। अब 2 मेथड्स कौन कौन से हैं, उन मेथड्स को जानने की कोशिश करें तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है उसका नाम है पार्टी संविधान परीक्षण, यानी जो पार्टी है उस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। और दूसरा परीक्षण है उद्देश्य परीक्षण। अब सबसे पहले पार्टी संविधान परीक्षण की बात करें तो इस पूरे परीक्षण के तहत, इस पूरे मेथड के तहत ये जानने की कोशिश की जाती है कि जिस पार्टी में विभाजन हो रहा है उस पार्टी का संविधान क्या कहता है इस पूरी स्थिति के मामले में। इसके अलावा उस पार्टी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े प्रमुख पदों पर जो लोग मौजूद हैं, उन लोगों का इस पूरे विषय में क्या मानना है, वो लोग किस पक्ष में खड़े हैं, उसी पक्ष को असली पार्टी माना जाता है। तो ये तो पहला परीक्षण हुआ। दूसरे परीक्षण का नाम है उद्देश्य परीक्षण। अब इस पूरे उद्देश्य परीक्षण के तहत ये जानने की कोशिश की जाती है कि कौन सा पक्ष है, कौन सा दल है जो पार्टी के मूल्यों और पार्टी के मूल्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसी पक्ष को मुख्य तौर पर असली पार्टी माना जाता है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा विवाद हो गया है और इसी वजह से आयोग पर, चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर भेदभाव करने, डिस्क्रिमिनेशन करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने केवल एक ही मेथड का उपयोग किया है। लेकिन इस पूरे विषय में चुनाव आयोग का क्या कहना है, चुनाव आयोग क्या मानता है, उसको जानने की कोशिश करें तो चुनाव आयोग ने इस भेदभाव के आरोप को
पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो दूसरे अन्य परीक्षण हैं वो दोनों परीक्षण वर्तमान समय में लागू नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टी संविधान परीक्षण की। तो पार्टी संविधान परीक्षण को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि साल 2018 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में तमाम लोगों ने शिवसेना की जो संविधान है, शिवसेना के संविधान में कुछ संशोधन किया गया था और इस संशोधन के जरिए, इस बदलाव के जरिए पार्टी का जो प्रेसिडेंट था उस प्रेसिडेंट को तमाम बड़े पदों पर नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया था। और वर्तमान समय में उस समय जो पार्टी प्रेसिडेंट थे वो उद्धव ठाकरे थे। तो ऐसे में तमाम बड़े पदों पर उन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया था, जिसकी वजह से ये पूरा जो परीक्षण है वो पूरा परीक्षण बिल्कुल खराब हो जाता है। पूरा परीक्षण इस पूरी स्थिति में लागू नहीं होता है। इसके अलावा इसकी वजह से पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी मौजूद नहीं है। इसी आधार पर इस पूरे परीक्षण का उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा उद्देश्य परीक्षण की बात करें, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें, तो इस पूरे टेस्ट के तहत हमने कहा था कि पार्टी के उद्देश्य को कौन सा दल बढ़ा रहा है, कौन सा समूह बढ़ा रहा है, उसको देखने की कोशिश की जाती है। तो लेकिन इस पूरी स्थिति में दोनों ही समूहों का ये कहना है कि दोनों ही समूह शिवसेना के मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वाला परीक्षण भी खराब हो जाता है, ये वाला परीक्षण भी लागू नहीं होता है। ये है चुनाव आयोग का तर्क। अब यहां पर जानकारों की मानने की कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञ इस पूरे मामले में क्या मानते हैं कि आयोग का निर्णय कितना सही है और कितना गलत है। तो इस तमाम मामले पर, इस पूरे मामले पर जो विशेषज्ञ हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो जानकार दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा वो है जिसका ये मानना है कि चुनाव आयोग ने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन पूरी तरह से सही है, जबकि दूसरा हिस्सा वो है जिसका मानना है कि चुनाव आयोग का डिसीजन पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है। तो जो लोग सही मानते हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो जो लोग सही कह रहे हैं चुनाव आयोग के डिसीजन को, उनका तो सबसे पहले उनका यही कहना है कि भारत में वर्तमान समय में इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड मौजूद हैं, 3 तरह के परीक्षण मौजूद हैं। लेकिन कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाएगा इसको लेकर एक शर्त निर्धारित की गई है, और शर्त यह है कि जो भी परीक्षण उपयोग किया जा रहा है वो परीक्षण कोई विवाद ना पैदा करता हो, उससे जुड़ा कोई विवाद ना मौजूद हो। तो जाहिर तौर पर इस पूरी स्थिति में ये जो दोनों परीक्षण है, पार्टी संविधान का परीक्षण और उद्देश्य का परीक्षण, इन दोनों परीक्षणों को लेकर विवाद पहले से मौजूद थे। हमने बात की कि 2018 में शिवसेना के संविधान में बदलाव किया गया था और उद्देश्य को लेकर दोनों ही पार्टी उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर ये दोनों जो परीक्षण हैं, दोनों ही परीक्षण पूरी तरह से विवादित हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग ने ये जो मेजॉरिटी टेस्ट का उपयोग किया है ये पूरी तरह से सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो लोग गलत बोल रहे हैं इसको उनकी जानने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग गलत बोल रहे हैं उनका सबसे पहला तर्क ये है और सबसे बड़ा तर्क ये है कि कोई भी जो राजनीतिक दल होता है वो राजनीतिक दल सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक संगठन होता है, और वो संगठन बिना लेजिस्लेटिव विंग के भी काम कर सकता है, यानी बिना विधायकों के भी काम कर सकता है, बिना सांसदों के भी काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो पार्टी की आंतरिक संरचना है, जो आंतरिक लोकतंत्र है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में जो डिसीजन लिया जाना चाहिए स्प्लिट को लेकर, वो पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हुए लिया जाना चाहिए। यानी कौन सी पार्टी, कौन से समूह के ज्यादा ऑफिस बियरर्स, यानी बड़े बड़े पदों पर मौजूद लोग किस पक्ष के, किस समूह के पक्ष में हैं। जब तक ये नहीं देखा जाएगा तब तक सही से निर्णय नहीं लिया जा सकता, और इसी आधार पर चुनाव आयोग के इस डिसीजन को गलत बताया जा रहा है। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि चुनाव आयोग के पास किसी भी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को तय करने की शक्ति मौजूद नहीं है। यानी चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता कि कौन सी पार्टी में लोकतंत्र मौजूद है और कौन सी पार्टी में लोकतंत्र मौजूद नहीं है। तो जाहिर तौर पर हमने दोनों तर्कों की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का सादिक अली केस किस विषय से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों के अधिकार, ऑप्शन बी बहुमत परीक्षण विधि, ऑप्शन सी गोपनीयता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी चुनाव लड़ने का अधिकार। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे
आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।